आगे नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में मैं सभी मीडिया कर्मियों का, प्रेस के अपने साथियों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, इस्तकबाल करती हूं। आई वेलकम यू ऑल। और जो थोड़ा विलंब हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो देखिए, 2014 के चुनाव प्रचार में, इलेक्शन कैंपेन में प्रधानमंत्री मोदी जी, जो तब तक दावेदार थे प्रधानमंत्री बनने के, उन्होंने महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। बड़ी प्रखरता और मुखरता से महंगाई के मुद्दे को उठाने का काम मोदी जी ने किया था और एक बड़ा नारा उन्होंने दिया, बहुत हुई महंगाई की मार। और विडंबना देखिए कि मोदी जी के राज में उनकी नाक के तले आज जिस दिन महंगाई की मार नहीं पड़ती है, जिस दिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी का दाम नहीं बढ़ता है, महंगाई के कारण जनता की कमर जिस दिन नहीं टूटती है, आश्चर्य उस दिन होता है। ऐसा ही एक नारा था चीन को लाल आंख दिखाने का। तो चीन तो भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर चुका है, पुल बना रहा है, बंकर बना रहा है, सड़क बना रहा है। महंगाई के चलते अब टमाटर लाल आंख दिखा रहे हैं, लोगों की थाली से खाना छिनता जा रहा है। तो मुंह से निवाला, गैस से सिलेंडर, जेब से पैसा, वाहनों से डीजल और पेट्रोल, हाथों से नौकरी और रोजगार छीनने के बाद जनता के तो अच्छे दिन नहीं आए। अच्छा दिन, अच्छे दिन, ये भी नारा था। हाँ, वो जो भाषणों में मोदी जी मित्रों की बात करते हैं ना, मित्रों, उन उद्योगपति मित्रों के अच्छे दिन जरूर आ गए। तो तमाम नारे, महंगाई की मार, अच्छे दिन, लाल आंखें, और ऐसे लंबी फहरिस्त है नारों की। तमाम नारे, तमाम वादे, तमाम दावे मोदी जी के खोखले साबित होते आ रहे हैं जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जा रहा है। और इसीलिए मैं आज कहती हूँ, ये ज़रूरी है कहना और आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाना कि मोदी रीति सदा चली आई, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। आज की सबसे बड़ी खबर है कि घरेलू गैस के सिलेंडर को भरवाने के लिए अब 50 रुपया और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी 10 साल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम कच्चा माल महंगा खरीदते थे और उसे सस्ता बेचते थे। महंगा खरीदती थी कांग्रेस सरकार और जनता जनार्दन के लिए सस्ता बेचती थी। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, उलटबासी चल रही है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, कच्चे माल की कीमत कम होने के बावजूद, सस्ता तेल खरीदने के बावजूद लगातार जनता पर भार डाला जा रहा है। जनता को फायदा पहुंचाने के लिए के बजाय, जनता को राहत पहुंचाने के बजाय लगातार सस्ते माल को महंगा बेचा जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, रोजमर्रा के जीवन के लिए, रोजमर्रा की रसोई आपकी जो घर की है वो जलती रहे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी समझती थी, यूपीए सरकार समझती थी, बहुत जरूरी है टैक्स के जंजाल से रसोई गैस को मुक्त रखना। हम सब्सिडी देते थे, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देते थे। 400 साढ़े 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस पार्टी के समय पर मिल जाता था। आज सब्सिडी देने के बजाय जीएसटी के जंजाल में फंसाने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, मैं समझती हूं कि एक वो बहुत बड़ा जन विरोधी निर्णय मोदी सरकार का है। एक और बात है, मैं समझती हूं ये भी बहते पानी की तरह साफ है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आरटीआई के माध्यम से भी एक खुलासा हुआ, और वो खुलासा हुआ कि कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं भरवा पा रहे हैं गैस का सिलेंडर। तो ये पता चला कि सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उन्होंने ये सार्वजनिक की खबर कि 3 करोड़ 59 लाख लोग ऐसे हैं
जिन्होंने साल में एक भी रसोई गैस का सिलेंडर नहीं भराया। मैं फिर से दोहराती हूं, 3,59,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि एक भी सिलेंडर नहीं भरवा पाए गैस का। जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं उनमें से 42% फिर से चूल्हा फूंकने के लिए मजबूर हो गए। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि तमाम नारों, तमाम दावों, तमाम वादों की तरह तमाम योजनाएं भी, उज्ज्वला योजना भी एक झुंझुना साबित हुई है। मोदी जी जो पसीना मल के चेहरा चमका लेते हैं, अक्सर योजनाओं को केवल चेहरा चमकाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर में जितना पैसा खर्चा किया हर पेट्रोल पंप पे नमस्कार की मुद्रा में मोदी जी ने खड़े होकर जनता को दिखाने के लिए, उतना उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सच में लाभ पहुंचाने के लिए किया होता तो 42% लोगों को फिर से चूल्हा नहीं फूंकना पड़ता, तो 3.5-4 करोड़ लोग शायद सक्षम होते कि अपने सिलेंडर में दोबारा गैस भरवा सकें, पर यह हुआ नहीं। एक बात मैं और कहना चाहती हूं, जब हम किसी भी समस्या को इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, जब हम बुद्धिजीवी लोगों से बात करते हैं या अर्थशास्त्रियों से बात करते हैं, खासतौर से एलपीजी के बारे में, तो मार्केट प्राइस की बात होती है, कंट्रोल प्राइस की बात होती है, बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े आंकड़े सामने आते हैं। पर एक आम आदमी के लिए ना मार्केट प्राइस मैटर करता है, ना कंट्रोल प्राइस मैटर करता है। जब उसे रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिलता है तो उसके लिए ब्लैक मार्केटिंग प्राइस मैटर करता है। काला बाजारी, ब्लैक में कितने का पड़ता है? आज सिलेंडर 1,053 रुपये का है, दूर दराज इलाकों में 1,100 रुपये, 1,150 का होगा। और अगर वही सिलेंडर ब्लैक में खरीदना हो तो आप भी जानते हैं कि उसकी कीमत किस अनुपात में बढ़ जाती है और किस तरह से लोगों की जेब पर मार पड़ती है। और मैं स्पष्ट रूप से मोदी जी से एक सवाल जरूर आज पूछना चाहती हूं, मोदी सरकार से पूछना चाहती हूं कि इतना महंगा रसोई गैस सिलेंडर कौन खरीद सकता है? क्या वो किसान खरीद सकते हैं जिनकी आय आपको दुगनी करनी थी पर केवल 27 रुपया रह गई? क्या वो महिलाएं खरीद सकती हैं? महंगाई के कारण जिनका घरेलू बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है, क्या वो 8 करोड़ लोग जो आपके 8 साल के राज में गरीबी रेखा के नीचे चले गए, इतना महंगा सिलेंडर खरीद सकते हैं? आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन मुफ्त में मांगने के लिए मजबूर कर दिया सरकार से। वो लोग क्या इतना महंगा सिलेंडर खरीद सकते हैं? करोड़ों नौजवान जो बेरोजगारी के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं देश के तमाम हिस्सों में, वो बेरोजगार नौजवान क्या इतना महंगा सिलेंडर हर महीना खरीद सकते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो विश्वगुरु बनने में भारत रेस में सबसे आगे पहुंचने की कतार में खड़ा हुआ है, वो लोग जो भूखमरी से ग्रस्त हैं, वो लोग क्या इतना महंगा गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? मैं कहना चाहती हूं मोदी जी से कि देश को चलाने के लिए, जनता का मर्म समझने के लिए, पेट पर पड़ती हुई लात का दर्द समझने के लिए, कमर तोड़ महंगाई की पीड़ा समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए मोदी जी। इस देश के लोगों के लिए धड़कता हुआ एक दिल चाहिए, उनकी नब्ज पे रखा हुआ एक हाथ चाहिए है। माफ कीजिए, जो आपके पास और आपकी सरकार के पास नहीं है। एक और ऐतिहासिक बात हुई है इन 8 सालों में। पहली बार फिक्की जैसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था ने हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी जो कहती हैं कि प्याज महंगी हो जाए तो प्याज खाना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे गैस महंगी हो जाए तो कौन कह रहा है सिलेंडर का इस्तेमाल करिए, वापस चूल्हा फूकिए। वो तो इस तरीके का तर्क देती हैं। तो फिक्की ने चिट्ठी लिखकर ये कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि अस्पताल के बिस्तर पर भी आप 5% जीएसटी लगा रहे हैं। इस देश के गरीबों के प्रति, इस देश के आम आदमी के प्रति, इस देश की जनता के प्रति क्या निष्ठा है सरकार की? ये सवाल पूछते हुए फिक्की ने आड़े हाथों लिया मोदी सरकार को। ये भी 8 साल में पहली बार ही हुआ है। एक ट्वीट श्रीमती ईरानी जी का है 24 जून 2011 का, जिसमें उन्होंने लिखा, यही काल है 24 जून, आज जुलाई की शुरुआत है, जिसमें उन्होंने लिखा 50 रुपी हाइक इन एलपीजी, 2 एक्सक्लेमेशन मार्क,
एंड दे कॉल देमसेल्व्स आम आदमी की सरकार। व्हाट अ शेम। मुझे याद है जब पिछला फेरबदल मोदी जी का हुआ मंत्रालय का, तो 11 महिला मंत्री बनाई। बड़े बड़े होर्डिंग लगाने में, वो प्रचार करने में मोदी जी बहुत ही धुरंधर व्यक्ति हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, 11 महिला मंत्री, 11 महिला मंत्री। मैं जानना चाहती हूँ वो 11 महिला मंत्री कहाँ हैं देश में। विपक्ष में श्रीमती ईरानी के बड़े ट्वीट आते थे, प्याज की माला पहनकर गैस के सिलेंडर लेकर बैठती थी सड़कों पर। कहाँ हैं ये? अंतरात्मा से आवाज नहीं आती? लोगों की दुहाई चित्कार नहीं सुनाई देती? ये मन का मैल है या कान का मैल है कि जनता की चित्कार आपको सुनाई नहीं देती? आप पूछती थी कि कांग्रेस पार्टी क्या आम आदमी की सरकार है? आज लगातार चरम पर पहुंचती महंगाई किसकी सरकार है, ये मैं जानना चाहती हूं। और आज तो ऐसा लगता है कि केवल शमशान और कब्रिस्तान, जो कि भाजपा का नैरेटिव रहता है हर चुनाव में और जिसकी नींव पर राजनीति की इमारत खड़ी करते हैं, जीएसटी केवल शमशान और कब्रिस्तान पर ही नहीं लगा है, अभी मौत को शायद छोड़ दिया है इन्होंने, जीना तो दूभर कर ही दिया है। तो ये सारे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि पूछने बहुत बहुत लाजमी हैं। यूपीए सरकार के समय पर बटुए में पैसा लाते थे तो थैला भर सामान मिलता था। कुछ ही समय में मोदी राज जब तक 1-2 साल का बचा है, ज़रूर ऐसा होगा कि थैला भर पैसा लेके जाएं और बटुए में सामान मिले। यही विडंबना है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ प्रेस वार्ता के ज़रिए बल्कि देश भर में प्रदर्शन करके भी ये लगातार बढ़ती महंगाई, दैनंदिन जीवन की ज़रूरतमंद चीज़ों पर जीएसटी लगाने की कवायद, गैस सिलेंडर को सीधे 50 रुपये का उछाल देने की जो कवायद है, इसके खिलाफ देश भर में विरोध और प्रदर्शन करेगी। और सड़क से लेकर संसद तक जनता जनार्दन की आवाज़ को उठाने का काम हम करेंगे। एक ये टेबल भी आपके रेफरेंस के लिए पुनिया जी शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। ये टेबल बताता है कि कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार के समय पर हम कितने रुपए में खरीदते थे तेल, कितने रुपए में कच्चा माल खरीदते थे, कितनी सब्सिडी देते थे और कितनी राहत जनता को पहुंचाई जाती थी। और जो उल्टी गंगा बह रही है देश में, उसका और बेहतरीन तरीके से खुलासा ये डेटा और स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से करेंगे। तो कुछ एक विचारधारा है जिसकी नींव ही फेक न्यूज़ पेडलिंग पर होती है, वो भी 2-3 दिन से बहुत सुर्ख चर्चा में है। और एक कांग्रेस पार्टी है जो तथ्य और तर्कों पर बात करती है, जनता जनार्दन की बात करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की प्रेस वार्ता में इतने धैर्य के साथ बैठने के लिए, इंतज़ार करने और सुनने के लिए। यदि कोई सवाल है तो मैं ज़रूर उसका जवाब देना चाहूँगी। कल से शुरू हो जाएगा। देखिए, जिला स्तर पर जिलेवार कांग्रेस पार्टी के तमाम संघर्ष के साथ ही तमाम पदाधिकारी महंगाई के खिलाफ, लगातार जो जीएसटी लगाया जा रहा है रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों पर, उसके खिलाफ, आज जो एकदम से उछाल आया है 50 रुपये का, उसके खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन करेंगे बल्कि दबाव डालेंगे मोदी सरकार पर और ये मांग करेंगे कि इस तरीके का कि मूल्य में जो वृद्धि की जा रही है उसको तुरंत वापस लिया जाए और जनता को राहत पहुंचाई जाए। क्योंकि करीब 27.5 लाख करोड़ रुपया जो फ्यूल टैक्स में जनता से टैक्स लगा के जनता की जेब काट कर मोदी सरकार वसूल रही है, उससे मोदी जी को तो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा रूपी महल मिल रहा है, 8,500 करोड़ का जहाज़ मिल रहा है, 12 करोड़ की मेबैक की गाड़ी काफिले में शामिल हो रही है। जनता को क्या मिल रहा है? जनता के लिए सरकार होती है ना। हम जब जनतंत्र कहते हैं, पहले जन आता है, बाकी सारा तंत्र, सारा महकमा, सरकार का पूरा पैराफर्नालिया जनता के लिए है। ये मोदी सरकार को लगातार याद दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। कल से, कल हम एक दिन करेंगे पूरे देश में और फिर उसको आगे भी ले जाएंगे। पूछे। देखिए, एक बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि हमारा देश भारतवर्ष धमकियों के आधार पर, गीदड़ भपकियों के आधार पर, फतवों के आधार पर, भीड़ तंत्र के आधार पर नहीं चलता है, न चलेगा। हमारा देश कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर, न्याय सम्मत मार्ग पर चलेगा और इसकी विपरीत दिशा में जो भी व्यक्ति मन, वचन या कर्म से संलग्न दिखाई देगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि संविधान, कानून और न्याय के प्रति कांग्रेस पार्टी की जो निष्ठा है वो गहलोत सरकार ने, राजस्थान की पुलिस ने उदयपुर के नृशंस हत्याकांड के बाद स्पष्ट किया। जिस मुस्तैदी के साथ काम करते हुए हत्यारों को सलाखों के पीछे फेंका। कल मैं एक टेलीविज़न चैनल के डिबेट पर बैठी थी, तो जो एंकर थी वो लगातार मुझसे पूछ रही थी कब गिरफ्तारी होगी, कब गिरफ्तारी होगी, कब गिरफ्तारी होगी। और मैं उन्हें लगातार कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी के मुख्य रूप से 2 प्रदेशों में सरकार है और जो कानून व्यवस्था दोनों प्रदेशों में है, अगर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में हो जाए तो पूरे देश की जो क्राइम रेट है वो आधी हो जाएगी। तो गहलोत सरकार ने फिर एक बार एफआईआर कल ही हो गई थी, टीम सर्च कर रही थी, फरार था व्यक्ति, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे पकड़ लिया गया और उसके ऊपर न्याय सम्मत कार्रवाई भी होगी, कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मोदी सरकार के राज में तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हेट स्पीच, नफरती भाषण, उन्मादी भाषण देते हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खरगोन में 2 दिन पहले, दंगों से 2 दिन पहले कपिल मिश्रा जाकर भड़काऊ भाषण देते हैं, 1-2 दिन बाद दंगा जंगल में लगी आग की तरह फैलता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अनुराग ठाकुर खड़े होकर गोली मारो सालों को जैसी बात बोलते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे जिंदाबाद और गांधी मुर्दाबाद करती हैं, उनको बस मन से माफ़ नहीं किया जाता है। और मोदी जी तो स्वयं कपड़ों से पहचान लेते हैं मुजरिमों को। तो जड़ कहाँ है, ये देखते हुए जनता को स्पष्ट संदेश देना बहुत ज़रूरी है। पुलिस का, कानून का इकबाल बनाना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करती है, वही अजमेर की अरेस्ट से भी आज सुनिश्चित हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक संजय का एक बयान है, उन्होंने कहा कि बीजेपी तुलना में हमारी संख्या कम थी, लेकिन हमें पीएम मोदी का आशीर्वाद था। मोदी जी ने शपथ ग्रहण से पहले मुझसे कहा था कि हर संभव मदद करूंगा। और अमित शाह के बारे में उनका कि अमित शाह जी हमारे चट्टान की तरफ खड़े थे। कांग्रेस क्या कहेगी? अब देखिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने में भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की कैसी संलिप्तता है और रही है, ये तो शिंदे जी के इस बयान से साबित हो गया। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ता नहीं भेजती थी सारे डिबेट्स में जो महाराष्ट्र के ऊपर हो रहे थे, दामन छिटकती थी कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो शिवसेना की फूट है। आज ये बात खुद एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि शपथ से पहले और शायद देवेंद्र फडणवीस के पता होने से भी पहले इनको बता दी गई थी। तो आखिर ये कौन सा कुनबा है भानुमति का, ये भी देखने की बात है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात होगी अगर 11 जुलाई तक की ही ये सरकार हो और उसके बाद रहे भी ना। पर हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। हम कई वीडियोस भी ऐसे वायरल हुए कि सवाल पूछा जाता है, शिंदे जी से माइक खींच लेते हैं देवेंद्र फडणवीस, तो कौन कितना बड़ा शासन में हिस्सेदारी रख रहा है, कौन असली मुख्यमंत्री है, क्या सिर फुटौल और भिड़ंत्र अब भाजपा और शिवसेना के बीच में या शिवसेना का ये जो फैक्शन है उसके बीच में चलेगी। मुझे लगता है ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो समय के गर्भ में हैं और धीरे धीरे बात खुलती जाएगी। देखिए, लश्कर का वो आतंकी जो अमित शाह जी के पीछे खड़ा था एक किसी सभा में, उसकी बहुत फ़ोटो वायरल हुई है, वो तो जम्मू के माइनॉरिटी मोर्चा का आईटी सेल का मेंबर था, पदाधिकारी था। ध्रुव सक्सेना, याद कीजिए, मध्य प्रदेश में एटीएस ने छापा मारकर आईएसआई से लिंक रखने वाले, संबंध रखने वाले 17 संदिग्ध लोगों को पकड़ा था। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का मेंबर पकड़ा गया था।
तो किस तरह से फेक न्यूज़ को और कहीं ना कहीं आतंक को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार, प्रसार और संचार करना है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में पूर्ण रूप से शामिल है। आज तो बड़ा सवाल ये भी पूछना चाहिए, बीजेपी के जम्मू माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, नाम है शेख बशीर, इनको पार्टी ने ही नोटिस भेज दिया, शो कॉज नोटिस, कि तालिब हुसैन को आपने पदाधिकारी क्यों बनाया। मुझे लगता है उस सबसे बड़ा नोटिस तो होम मिनिस्टर को भेजना चाहिए, अमित शाह जी को, कि आपके पीछे लश्कर का आतंकी खड़ा कैसे था, आपसे उसकी इतनी क्या नज़दीकियां हैं, और अगर आपको मालूम ही नहीं था कि ये लश्कर का आतंकी है तो आप कैसे होम मिनिस्टर हैं, कैसा आपका इंटेलिजेंस है, क्या आप गृह मंत्रालय चला रहे हैं, ये बड़े सवाल हैं। और आप ठीक कह रहे हैं, फेक न्यूज़ पेडलिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। हमारे यहाँ तो बचपन में ये सिखाया जाता था, झूठ बोलना पाप है, सिखाया जाता था ना। और यहाँ सीधा पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो एक राजनीतिक इमारत है, उसकी नींव ही फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ पेडलिंग है। और इसी के साथ साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आतंकियों के साथ किस तरीके के ताल्लुकात हैं भारतीय जनता पार्टी के। जिस शो की मैं बात कर रही थी उसमें मैंने लगातार ये कहा एंकर से कि आप पूछिए एक बार मोदी जी से कि पहला तो वो शांति की अपील क्यों नहीं करते देश में, और दूसरा कि भाजपा का हर तार आतंकी से क्यों जुड़ा मिलता है। यानी कि आतंकी का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई रंग नहीं, पर हर आतंकी का लिंक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो भाजपा का आतंक से है पहले का नाता कोई, यूं ही हर आतंकी भाजपाई बन जाता नहीं। तो आप कर लीजिए, रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी के, तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी के, ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी का, वो बलराम सिंह बजरंग दल का जो टेरर फंडिंग करता था भारतीय जनता पार्टी का। इसको एक्सपोज करना और मोदी जी के ऊपर दबाव बनाना कि वो चुप्पी तोड़े और बताएं कि आतंकियों के साथ क्या नाता है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है कि उनका कर्तव्य है जनता के प्रति, और इस पर मुंह में दही जमाकर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह से अपना प्रचार मुखरता से करते हैं, इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले अगर आप याद करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने बाहर निकलकर एक सार्वजनिक प्रेस वार्ता भी की थी, अगर आपको याद हो, और उन्होंने बताया था कि जुडिशरी किस कठिन फेज से गुजर रही है, किन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक जज का बाहर निकलकर कहना कि सच को उजागर करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, न्याय सम्मत फैसला देने के लिए जान की धमकियां मिल रही हैं। समाज में इस तरह का वैमनस्य, इस तरह की नफरत, इस तरह का दुराभाव क्यों फैल रहा है, इस पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। और फेक न्यूज़ पेडलिंग के साथ भी अगर हम इसको जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्लोर टेस्ट को हम स्थगित नहीं करेंगे, तो वही लोग जो जश्न मना रहे थे, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नुपुर शर्मा के खिलाफ आती है, तल्ख टिप्पणी आती है, और ये कहा जाता है कि नुपुर की बदजुबानी की वजह से देश में आग लग गई। तो वही लोग जो एक दिन पहले जश्न मना रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, वो जजेस को भी ट्रोल करने लगते हैं। तब भी एक जज को बाहर निकलकर ये कहना पड़ता है कि इस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए भी जहर फैलाना, पर्सनली लोगों को टारगेट करना कितना ख़तरनाक हो सकता है एक सभ्य समाज के लिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसके लिए आपको साधुवाद। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस पार्टी लगातार संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को खत्म जो भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है, हलक से दबोचने का काम जो करती जा रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। और डॉक्टर सिंघवी आज शाम को करीब 3 बजे इसी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे बैंगलोर में। Any other question?
नहीं, आई थिंक इट्स ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।